ओके सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने पॉल्यूशन चैप्टर में काफी बहुत आगे पढ़ लिए हैं। अब लास्ट जो टॉपिक है वो है रेडिएशन पॉल्यूशन। हम लोगों ने एयर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ा, वाटर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ा, सॉइल पॉल्यूशन लास्ट में खत्म किया। नेक्स्ट इज रेडिएशन पॉल्यूशन। ये रेडिएशंस जो होती हैं हम लोग पढ़ चुके, एक्सरे, गामा रेज, ये सारी चीजें उनके बारे में अब आ रहा है। तो रेडिएशन पॉल्यूशन इज एनी फॉर्म ऑफ आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन दैट रिजल्ट फ्रॉम एक्सप्लोशन ऑफ न्यूक्लियर डिवाइसेस एंड द कंट्रोल्ड रिलीज ऑफ एनर्जी बाय न्यूक्लियर पावर प्लांट जनरेटिंग प्लांट्स। तो रेडिएशन पॉल्यूशन क्या है कि कोई भी टाइप का रेडिएशन, आयोनाइजिंग एंड नॉन आयोनाइजिंग। आयोनाइजिंग मतलब फॉर एग्जांपल कुछ रेडिएशन है वो हीलियम वाली है, कुछ है वो हाइड्रोजन का है। तो ये आयोनाइजेशन, जो आयन के फॉर्म में रेडिएशन के फॉर्म में आयन्स जाते हैं, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, तो उसको आयोनाइजिंग। और जो नहीं है, फॉर एग्जांपल गामा रेज में कुछ नहीं है, एक्स रेज नेगेटिव है, बीटा रेज अल्फा बीटा गामा ऐसा आपने पढ़ा होगा, तो अल्फा नेगेटिव है, बीटा पॉजिटिव है, सॉरी अल्फा पॉजिटिव है, बीटा नेगेटिव है, गामा न्यूट्रल है रेडिएशन। तो ये कोई भी टाइप का रेडिएशन न्यूक्लियर वेपन, न्यूक्लियर डिवाइस से एक्सप्लोजन के बाद निकलता हो, या फिर हम लोग ये पढ़ेंगे, आई थिंक सो इट इज न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसमें क्या होता है, कंट्रोल्ड मैनर में जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल यूरेनियम, उसको तोड़ा जाता है और थोड़ी थोड़ी एनर्जी रिलीज की जाती है। उससे क्या होगा, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट रिलीज होती है। फॉर एग्जांपल यूरेनियम टूटेगा तो बहुत ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। उस हीट एनर्जी से बॉयलर गर्म होंगे, बॉयलर से स्टीम इंजन चलेगा, स्टीम इंजन के साथ कौन है, जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर। तो कहीं से भी रेडिएशन का आना, दैट इज नॉन एज रेडिएशन पॉल्यूशन। सोर्सेस रेडिएशन पॉल्यूशन में भी नेचुरल और मैन मेड। तो नेचुरल भी हो सकता है फ्रॉम द कॉस्मिक रेज, फॉर एग्जांपल सन और जितने भी स्टार है वहां से यहाँ रेडिएशन आ ही रही है, हमको पता नहीं है लेकिन आ रही है, कॉस्मिक रेज इसको बोलते हैं। मैन मेड तो हम लोग करते, किसी ने किसी पे बम फेंक दिया, या फिर एक्सीडेंटल लीकेज हो जाता, या फिर कुछ रिएक्शन हम लोग करवाते हैं। कॉस्मिक रेज रेडिएशन इज नेचुरल रेडिएशन। मेजर सोर्स ऑफ रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन इंक्लूड न्यूक्लियर पावर प्लांट। अभी मैंने बताया वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए न्यूक्लियर चीजों का सहारा लेते हैं हम लोग। न्यूक्लियर वेपन बनाते हैं, टेस्टिंग करते हैं या इसका इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें से रेडिएशन निकलती है। ट्रांसपोर्टेशन और डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट, न्यूक्लियर वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करते हैं या फिर डिस्पोज करते हैं कहीं पे भी, तो उनको भी डिस्पोज करने की एक मेथड है। 500 मीटर मतलब आधा किलोमीटर खड्डा करना है रॉक में, उसके वहां पे शील्डेड फॉर्म में एक टंकी बनानी है, बहुत हैवी, वो भी बहुत सारे अलग अलग मटेरियल से बनाते हैं, कार्बन और वो सब सिलिकॉन, वो उसके लिए एक पेटी बनती है, उसके अंदर वो डंप करते हैं, फिर ऊपर ढक देते हैं, पूरा रैपिंग भी होता है। तो इस तरह से न्यूक्लियर वेस्ट को डिस्पोज करते हैं। यूरेनियम माइनिंग, हम लोग यूरेनियम निकालने के लिए माइन करते हैं, उनको खड्डा करके निकालते हैं। कभी कभार बॉम्ब एक्सप्लोशन, बम जो हिरोशिमा नागासाकी में हुआ था। अदर सोर्सेज ऑफ रेडिएशन, स्पेंट फ्यूल रिप्रोसेसिंग, जो भी हम लोगों ने रेडियो एक्टिव एलिमेंट का इस्तेमाल किया उसके बाद उसको रिप्रोसेस करना पड़ता है कि इसमें कुछ भी बाकी बचा है कि नहीं। यूरेनियम पूरा क्या होता है, यूरेनियम को तोड़ते हैं कंट्रोल पैनल में, वो उसका जो भी वेस्ट निकला, वो वेस्ट में भी थोड़ा बहुत यूरेनियम रहता है, तो उनको रिप्रोसेस करके निकालना पड़ता है। उसी को हम लोग बोलते हैं स्पेंट फ्यूल रिप्रोसेसिंग प्लांट। तो उसमें से रेडिएशन होगी। बाय प्रोडक्ट ऑफ माइनिंग ऑपरेशन, कुछ भी हम लोग कोयला खान कर या माइनिंग, जो अर्थ क्रस्ट को डिग करके हम लोग जो भी निकालते हैं, तो उसमें से हमको रेडिएशन मिलेगी। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च वर्क जो लैब में हो रहा है उसमें से भी रेडिएशन बाहर निकलती है।
अगर आप एक्सरे को ज्यादा एक्सपोजर हो रहे हो एंड टू रेडिएशन इमिशन फ्रॉम माइक्रोवेव जोन, हमारे घर में जो माइक्रोवेव जोन ओवन होता है उसमें भी रेडिएशन से ही खाना पकता है, आपको पता है, या गर्म रहता है। अदर हाउस होल्ड अप्लायंसेस, जहां जहां पे सर्किट है, सर्किट में कभी कभार ये रेडियोएक्टिव एलिमेंट लीड, ये सब आयोडीन तो होता ही है, तो पता नहीं आयोडाइड के फॉर्म में होता है, ये यूरेनियम, पोलोनियम, थोरियम का कुछ भी इस्तेमाल किया है तो उसमें से कंटिन्यूसली रेडिएशन निकलती है। ऑल कंस्टिट्यूट सोर्स ऑफ इन्वायरमेंटल रेडिएशन, इससे सब जगह से रेडिएशन आएगा। एक चेरनोबिल डिजास्टर है, वो सबसे मानव जाति में, चेरनोबिल यूक्रेन में हुआ था। ये गलती से रेडियोएक्टिव जो चीज है वो घात से गिर गई थी। तो अप्रैल 26, 1986 यूक्रेन में हुआ था, न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर। सबसे खतरनाक और सबसे खराब एक्सीडेंट था न्यूक्लियर पावर प्लांट का। इसमें रेडियोएक्टिव जो था वो नीचे गिर गया था, आजू बाजू के एरिया में ब्लास्ट हुआ होगा कुछ, तो आजू बाजू में बिखर गया था। तो उसकी वजह से मिलियंस ऑफ पीपल्स मर गए थे। लार्ज एरिया ऑफ यूक्रेन में बेलारस, रशिया, 80% तो डायरेक्ट डेथ हो गई थी। 9,000 पीपल अमंग देम, 6.6 मिलियन मोस्ट हाईली एक्सपोज, बहुत मर गए थे और बहुत सारे लोग कैंसर से मरे थे। एक रेडिएशन की इफेक्ट हम लोग देखेंगे, उसको पहले चार्ट के फॉर्म में लिखते हैं। तो रेडिएशन से क्या हो सकता है, सोमेटिक इफेक्ट और जेनेटिक इफेक्ट दो होती है। सोमेटिक इफेक्ट मतलब जनरल बॉडी सेल, आपके बॉडी के सेल पे या जनरलाइज आपके बॉडी के ऑर्गन पे इफेक्ट करेगा अगर रेडिएशन, तो सोमेटिक इफेक्ट। अगर आपके जीन पे इफेक्ट करेगा तो जेनेटिक इफेक्ट। सोमेटिक इफेक्ट भी इमीडिएट एंड डिले, मतलब तुरंत, इमीडिएट, और ये डिले बाद में, धीरे धीरे। इमीडिएट में भी दो है, रेडिएशन सिकनेस ले, आपको अच्छा नहीं लगेगा, मतलब आप हमेशा बीमार रहेंगे। एंड एक्यूट सिंड्रोम, एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम है, तो थोड़े दिन आपको अच्छा नहीं लगेगा, बाद में ठीक हो जाएगा, दैट इज एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम। और सिकनेस तो रहती है लॉन्ग टर्म, ठीक है, आपका पूरा हेल्थ बिगड़ जाएगा। डिले में आपको पता है आपको क्या क्या हो सकता है, ल्यूकेमिया। व्हाट इज ल्यूकेमिया, हम लोग पढ़ चुके हैं। इंक्रीज इन डब्ल्यूबीसी का इंक्रीज हो जाना, वो भी कितना है काउंट डब्ल्यूबीसी का कितना, 8 to 10,000 है, कितना है, 5 to 10,000 आपकी बुक में दिए हैं। अगर वो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख हो गए तो उसको क्या बोलते हैं, ब्लड कैंसर, एंड दैट इज ल्यूकेमिया, इंक्रीज इन डब्ल्यूबीसी। फीटस, एबनॉर्मेलिटी फीटस, जो बच्चा मदर की बॉडी के अंदर है प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग, तो वो डिफेक्टिव हो जाएगा, ठीक है, बाहर निकलेगा तो कुछ अलग से ही। कार्सिनोजन मतलब होता है कैंसरस इफेक्ट। जेनेसिस, तो कैंसर प्रोड्यूस करेगा, दैट इज कार्सिनोजेनेसिस। एंड शॉर्टनिंग ऑफ लाइफ एकदम शॉर्ट हो जाएगी, मतलब आप 70 साल जिंदा रहने वाले थे, अब 30-35 साल में मर जाएंगे। तो दीज आर द सोमेटिक डिलेड इफेक्ट। नाउ जेनेटिक इफेक्ट दो तरीके के हैं, क्रोमोसोम म्यूटेशन एंड पॉइंट म्यूटेशन। मतलब हम लोग म्यूटेशन से ही बात करते हैं। म्यूटेशन मैंने अभी आपको बोला था शायद, ये हमारा चैप्टर बाकी है आगे वाला जेनेटिक, वरना आपको पता चल जाता है। तो हमारी बॉडी के अंदर सारी इंफॉर्मेशन हमको हमारे पेरेंट्स से मिलती है, तो उसमें चेंज आ जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल पॉइंट म्यूटेशन अगर हो जाता है तो देयर इज अ हीमोफीलिया का नाम आपने सुना होगा। ब्लीडिंग जो क्लॉट हो जाना, ब्लड क्लॉट हो जाता है आफ्टर ब्लीडिंग, वो उस पेशेंट में नहीं होता है। वो क्यों होता है, पॉइंट म्यूटेशन, जेनेटिक चेंज हो जाता है। तो उससे बहुत बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां होती है। अभी आप पढ़े नहीं है, वरना आप क्लीन फिल्टर सिंड्रोम्स आता है, फिर बहुत सारे हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बहुत सारे हैं। तो ये सीधा जीन पे इफेक्ट करेगा और आपकी बॉडी में इफेक्ट लाएगा। दूसरा, नेक्स्ट जनरेशन में वो पास ऑन होगा, मतलब नेक्स्ट जनरेशन में जो भी बच्चा आएगा वो भी डिफेक्टिव आएगा।
So you can imagine the effect of this, right? Now effect of radiation, रेडिएशन पोल्यूशन के बहुत खतरनाक इफेक्ट है, ठीक है। देखो टावर जो होता है ना मोबाइल का, जो आपने पहले भी देखा होगा, किसी से सुना होगा, मोबाइल रखते हैं तो मोबाइल से रेडिएशन होते हैं, तो दैट इज ट्रू ऑल्सो। तो इसीलिए मोबाइल से थोड़े दूर रहो, बहुत दूर रहो। रेडिएशन इज नॉन टू कॉज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कैंसर एंड अदर डिसऑर्डर। तो रेडिएशन से एक्सपोजर होगा तो सीधा कैंसर ही ज्यादातर, अपार्ट फ्रॉम डायरेक्ट इफेक्ट। अब क्या होगा, जेनेटिक चेंज हो जाएगा, मैंने अभी आपको बोला, कुछ बदल जाएगा आपकी बॉडी के अंदर, कुछ डिफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। जीन चेंज हो गया तो जो इन्फॉर्मेशन जीन में थी उसकी जगह पे नया कुछ प्रोड्यूस होगा। डोज 25 से 50 रॉन्जंट एक यूनिट है जो रेडिएशन का मेजरमेंट के लिए, जैसे टेम्परेचर में डिग्री सेल्सियस है, लेंथ के लिए मीटर है, वैसे रेडिएशन का मेजरमेंट करना है तो रॉन्जंट साइंटिस्ट के नाम से रखा है रॉन्जंट। अगर 25 से 50 के बीच में रॉन्जंट पूरी बॉडी को एक्सपोज किया जाए, डोज दिया जाए, तो WBC पे इफेक्ट आएगा और आपका जो मसल है वो सॉफ्ट हो जाएंगे, मतलब बोन भी सॉफ्ट हो जाएंगे। तो आप सोच सकते हैं इतना रेडिएशन का डोज लेना नहीं चाहिए। नेक्स्ट इज नॉइज पॉल्यूशन। ये एक चार्ट है जो आपको याद रखना है, बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक है। नॉइज पॉल्यूशन आपको भी पता है, क्लास में, घर में, आप जाने अकेले ही रहते हो, ऐसे इतना जोर जोर से गाने वाने सुनते हो और लगता है जितने जोर से गाने सुनते हो उतनी मजा आती है, वो बात गलत है, ठीक है। मैंने शायद आपको पहले एक्सप्लेन किया होगा वो 3F वाली सिचुएशन। खुद का जो भी एंजाइटी है उसको निकालने के लिए हम लोग दिखावा करने के लिए, देखो मैंने वो क्या बोला था, वो गोल गोल घूमता है ना, मेरी गो राउंड, उसमें बैठते हैं, सब लोग चिल्लाते हैं, ऐसा लगता है कि उसको मजा आ रहा है, एक्चुअल में मजा नहीं आ रहा होता, वो अपना डर निकाल रहा होता। तो सेम थिंग्स है एंजाइटी में जब हम लोग होते हैं, या एक्सेस लेवल ऑफ हार्मोन, स्पेसिफिकली टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन एक्सेसिव लेवल पे चला जाता है, तब जाके हम लोगों को ऐसी सारी करतूतें सूझती हैं फुल वॉल्यूम में। अब धीमे वॉल्यूम में भी वही सुनाई देगा, फुल वॉल्यूम में भी। हम लोग तो पढ़े लिखे गधे हैं, ठीक है, मतलब पढ़ने वाले इंसान भी वही करते हैं, तो उनको ऐसा लगता है वॉल्यूम, अरे भाई वॉल्यूम फुल करने से थोड़ी ना मजा आएगा, वॉल्यूम जितना चाहिए सुनाई दे उतने वॉल्यूम में मजा आता है, तो उनका म्यूजिक का आनंद ले सकते हो। बाकी सब दिखावा है, दूसरे को दिखाना है कि मैं मजा कर रहा हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज का मतलब होता है नोजिया, ठीक है। नोजिया तो आपको पता है ना, नोजिया नहीं पता है तो वोमिटिंग होने की, जो वोमिटिंग हो जाना, वोमिटिंग, वो उसकी जो अर्जीज आती है, वोमिट होगा कि नहीं होगा, बस उल्टी होने ही वाली है, दैट इज नोसिया। तो नॉइज का मतलब होता है नोसिया, नहीं मजा आना। यूजुअली अनवांटेड अनप्लीजेंट साउंड जिससे डिस्कम्फर्ट प्रोड्यूस हो, उसको हम लोग नॉइज बोलते हैं। नॉइज को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, रॉन्ग साउंड, रॉन्ग प्लेस, रॉन्ग टाइम, ठीक है, इसको हम लोग नॉइज बोलेंगे। रॉन्ग साउंड, रॉन्ग जगह पे, रॉन्ग समय वक्त पे। नॉइज पॉल्यूशन मीन्स अनवांटेड साउंड डंप्ड इनटू द एटमॉस्फेयर लीडिंग टू द हेल्थ हजार्ड्स। बहुत सारे नॉइज पॉल्यूशन के रीजंस हैं और सोर्सेस हैं। चलो हम लोग सोर्सेस देखते हैं। सबसे ज्यादा क्या होता है, इलेक्ट्रिक गैजेट जो हमारे घर में डे टू डे लाइफ में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो घर में मिक्सर, वैक्यूम क्लीनर, वॉशिंग मशीन, कूलर, एयर कूलर, लाउडली प्लेइंग रेडियो, टीवी एंड म्यूजिक सिस्टम, इनसे आवाज आती है, नॉइज पोल्यूशन होता है। आउटसाइड द हाउस, घर के बाहर, फैक्ट्री, व्हीकल, एरोप्लेन, बहुत सारा है, ट्रेन सब लिख लेना, लाउड स्पीकर, क्रैकर्स, वो सारी चीज। रोड ट्रैफिक, एयर ट्रैफिक, रेल ट्रैफिक से भी नॉइज पोल्यूशन होता है, ठीक है। नॉइज इज मेजर्ड ऑन द स्केल नोन एज डेसिबल, हम लोग इसको डीबी बोलते हैं, इसको मेजर करते हैं डीबी, डेसिबल। 1 डेसिबल मतलब आपका हवा का जो आवाज आपने कभी सुन लिया हो, पंखे से हवा आ रही है उसका आवाज, या पत्ता हिल रहा है, कभी कभार आप शायद ऐसे मूड में चले जाओ और साइलेंटली अगर सुनो, आपकी दिल की धड़कन शायद सुनने का मौका मिले आपको, तो वो 1 dB वाला होगा, ठीक है। फेंट साउंड, बहुत कम साउंड, नॉर्मली सुनाई नहीं देता है।
नॉर्मली वन कैन हियर द कन्वर्सेशन। हम लोग जो बात करते हैं, दो लोग जो बात करते हैं वो 20 dB तक का होता है। जो हम लोग लेक्चर में गला फाड़ते हैं मतलब वो 40-50 dB का होगा। कुछ लोगों को 85 dB पे अनकंफर्टेबल फील होने लगता है। पेनफुल होगा साउंड कब, जब 100 से 120 dB का होगा। और इंसान को अगर मारना हो तो 180 dB का साउंड सुना हो तो वो मर जाएगा, रप्चर हो जाएगा और उसकी वजह से बहुत सारे इफेक्ट। सो यू कैन इमेजिन कि लोगों को जहर नहीं देना पड़ेगा, मर्डर करना नहीं पड़ेगा। अगर उसको मारना है तो 180 dB वाला साउंड सुना हो, अपने आप मर जाता है। ठीक है। इफेक्ट ऑफ नॉइज पॉल्यूशन, इससे क्या होगा, डिस्कम्फर्ट, मजा नहीं आएगा। टेम्पररी और परमानेंट हियरिंग लॉस हो जाएगा। या तो थोड़ी देर के लिए आप, फॉर एग्जाम्पल आप ट्रैफिक में से आए हो तो थोड़ी देर तो कुछ सुनाई नहीं देता, वो टेम्पररी है। आप क्लास में हल्ला बोल कर रहे हो, ठीक है, शैतान तो पहले से ही हो, तो आप क्लास में धबाधबी बुला रहे हो, वो सब लोग आवाज कर रहे हो, तो थोड़ी देर क्लास के बाहर निकलने के बाद कुछ सुनाई नहीं देता है। या फिर ट्रैफिक में कोई आपको बुला रहा है, कोई बात कर रहा है तो सुनाई नहीं देता। ठीक है। कभी कभार ऐसे लॉन्ग टर्म है तो आपका परमानेंटली आप बहरे हो जाओगे, मतलब आपको साउंड नहीं आएगा। आप मूंगी, मतलब वो क्या बोलते थे आपने कही ना, मूंगू फिल्म। सिक पीपल आर इवन मोर अफेक्ट, जो लोग बीमार है उन पे मोर इफेक्ट आएगा। तो इसीलिए हॉस्पिटल और स्कूल के आगे वो लिखा होता है, नो हॉर्न प्लीज। A number of temporary physiological change in human body is direct result of noise exposure। बहुत सारे चेंजेस होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, रेस्पिरेशन बढ़ जाता है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर, क्रेनियल मतलब ब्रेन बॉक्स, क्रेनियम मतलब ये स्कल, उसका प्रेशर बढ़ जाता है, मतलब दिमाग फटता है ऐसा लग रहा है। हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्रीदिंग बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, इंट्राक्रेनियल मतलब ब्रेन का प्रेशर बढ़ जाता है। नॉइस इज सेड टू कॉज विजुअल डिस्टर्बेंस। आप कुछ पढ़ रहे हो और बहुत तेज आवाज आ रही है, आप पढ़ नहीं पाओगे, आपको ठीक से दिखाई नहीं देगा। ठीक है, क्योंकि ये सब ज्वाइन है, इसीलिए वो हम लोग बाद में नहीं बात इसमें, जब हम लोग CNS पढ़ेंगे शायद ये खत्म हो, उसके बाद दूसरा है और फिर हम लोग CNS शायद लेने वाले हैं। सम अदर इफेक्ट ऑफ नॉइज पॉल्यूशन के कुछ बहुत ज्यादा इफेक्ट है। ऑडिटरी फटिग, थक जाना। अब बहुत तेज शादी ब्याह में जाते हो, थोड़ी देर तो वो डीजे वाला मजा आता है, उसके बाद शादी के बाद घर पे जब आते हैं तो कितना थकान लगती है। दैट इज ड्यू टू द ऑडिटरी फटिग। आप कुछ भी सुनने के मूड में नहीं होते। विस्लिंग और बजिंग साउंड आपको सुनाई देगा। डिफनेस, अंधे हो जाओगे, सॉरी बहरे हो जाओगे ना, अंधे। मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम है ये। इंटरफियरेंस मतलब आप बात करते हैं, कोई दो लोग बात कर रहे, बीच में बहुत तेजी से शादी का या कोई भी म्यूजिक सिस्टम बज रहा है तो आप बात नहीं कर पाओगे, तो इंटरफियरेंस होगा, डिस्टर्बेंस होगा आपको। साइकोलॉजिकल चेंज होता है, ये एक सबसे खतरनाक है और इसका जी जागता उदाहरण है, एग्जाम्पल है, वो है ट्रैफिक पुलिस। ट्रैफिक पुलिस पूरे दिन उस माहौल में रहता है, कुछ सालों के बाद वो मेंटली कैसा हो जाता है, किसी को भी मार देता है, कुछ भी मार देता है, कुछ भी बोल देता है। शायद आपको एक्सपीरियंस हो या ना हो, इसीलिए ट्रैफिक पुलिस वाले से थोड़े दूर रहो। पर्सन बिकम शॉर्ट टेम्पर, जल्दी से गुस्सा आ जाता है, शॉर्ट टेम्पर हो जाएगा। इम्पेशेंट, उसको मजा नहीं, बेचैन रहेगा हमेशा। एंड एग्जिबिट रिड्यूस मेंटल एफिशिएंसी, उसकी दिमाग की हालत कम हो जाती है, मतलब दिमाग का जो फंक्शनिंग है वो कम हो जाता है। इसीलिए शांति वाली जगह पे अच्छी पढ़ाई होती है। लाइब्रेरी में भी शांति वाली बोलते हैं। बच्चों को हम लोग बोलते हैं क्लास में चुप रहो, लेकिन वो आजकल पता नहीं, मार नहीं सकते, बंदर हैं, बंदर नहीं सुधरेंगे। और एक लिस्ट दिया है कितना किसका साउंड, हम लोग जो सांस लेते हैं उसका 10 dB है, फिर स्टूडियो का 20 dB है, मतलब वो बंद होता है ना पैक, फिर भी थोड़ा थोड़ा साउंड आता है। हम लोग जो विस्पर करते हैं, मतलब काना फूसी करते हैं, तो 20 से 30, क्लॉक की टिक टिक 30, नॉर्मली बात करते हैं 15 to 16, लाइब्रेरी 30 to 35, लो वॉल्यूम रेडियो 35 to 60, ट्रैफिक 50 to 90, टेलीफोन 60, ऑफिस नॉइज, अलार्म, वो सब दिया है। स्पेस रॉकेट का देखो,
जब रॉकेट लॉन्च करते हैं तो 5-5, 7-7 किलोमीटर से दूर से उसको कंप्यूटर से हैंडल करते हैं, क्योंकि उसका साउंड कितना है 170 to 80, जिसमें इंसान की मौत भी हो सकती है। जेट जो एरोप्लेन है उसका 120 है, ड्रिलिंग मशीन है उसका 110 और 120, एयरक्राफ्ट 110 से 120, लायन की दहाड़ 105 से 110, इसीलिए हम लोगों को घबराहट होती है। मोटरसाइकिल 105, अलार्म 70 to 80, ऑफिस में और क्लास में 60 to 80 के बीच में होगा। नेक्स्ट इज अबेंटमेंट ऑफ पॉल्यूशन। तो अब हम उनको किस तरह से ठीक ठाक कर सकते हैं, ठीक है। चलो, कंट्रोल मेजर फॉर एयर पोल्यूशन में बहुत सारे डिवाइस आते हैं कंट्रोल करने के लिए। तो एयर पोल्यूशन सबका अब हम लोग कंट्रोल कैसे करेंगे? एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, रेडिएशन पोल्यूशन, सबको कंट्रोल करने के लिए अलग अलग मेथड दिए, सबकी अलग अलग हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला एयर पोल्यूशन को कैसे ठीक ठाक करेंगे, तो उनके लिए बहुत सारे डिवाइसेस आते हैं। फॉर एग्जांपल सेटलिंग डिवाइस, चैम्बर। तो आपको पता है घर बंद थोड़े दिन होता है तो नीचे फर्श पे बहुत सारा धूल मिट्टी आपको देखने को मिलेगा। वो ऐसा कि उस चैम्बर में कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं है, तो सारी चीज क्या हो जाएगी, सारी एयर है वो प्योर हो जाएगी, नीचे सारी धूल मिट्टी चली जाएगी। सेकेंड, सेंट्रीफ्यूगल गैस कंट्रोलर। एक चैम्बर के अंदर गैस को घुमाया जाता है। तो आपको पता है साइक्लोन बवंडर देखा होगा, बीच में हैवी चीजें आ जाती हैं, बाजू में कुछ नहीं होता। आपको शायद साइक्लोन में पता हो, तो बीच में सारी चीजें, या फिर पानी की बकेट भरो और गंदा पानी भरो, मतलब थोड़ा मिट्टी वाला, और उसको घुमाओ तो बीच में आपको सारी मिट्टी आ जाएगी। और देख लेना, उस तरह से आप क्लियर कर सकते हो। इसी को हम लोग सेंट्रीफ्यूगल गैस कंट्रोल बोलते हैं। वेट स्क्रबर, मतलब हवा को पानी ऊपर से बरस रहा है उसमें से पास करेंगे, तो जो भी सॉलिड मटेरियल या डस्ट पार्टिकल है पानी के साथ नीचे आ जाएंगे, उसको हम लोग वेट स्क्रबर बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, एक चैम्बर होती है और एक जाली होती है, उसमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी लगा दी जाती है। उस जाली में से जब हवा पास होगी तो जो भी डस्ट पार्टिकल है वो आयोनाइज हो जाएंगे, चार्ज वाले हो जाएंगे, और नीचे एक प्लेट रखी होती है बड़ी सी, उस प्लेट पे आके वो चिपक जाते हैं। दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ठीक है। फैब्रिक फिल्टर, ये तो फिल्टरिंग का काम करते हैं। ऐसा हमारे घर में भी हम लोग बारी विंडोज पे लगाते हो जाली, दैट इज फैब्रिक फिल्टर। प्लेट टावर, ये भी है। बिसाइड दिस वी कैन कंट्रोल द एयर पोल्यूशन इन द फॉलोइंग वे। स्मोकलेस चूल्हा यूज करना है, सोलर कुकर यूज करना है, बायोगैस फॉसिल फ्यूल वाला नहीं इस्तेमाल करना है कुकिंग पर्पज के लिए। सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करें, हाइड्रो पावर प्लांट का इस्तेमाल करें, विंड एनर्जी का इस्तेमाल करें, न्यूक्लियर एनर्जी का